डियर स्टूडेंट, आज का जो वीडियो हम स्टार्ट करेंगे वो है हमारा वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। तो आज के वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो हम डिराइव करेंगे कि वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन को हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। इसके फॉर्मूले को हम इसमें डिराइव करेंगे, ठीक है। इसके फॉर्मूले को डिराइव करेंगे और ग्राफिकल मेथड से हम कैसे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं और मैथमेटिकली फॉर्मूले के द्वारा हम इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो हम इसमें निकालेंगे, ठीक है। कि वेरिएबल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है उसको ग्राफ के द्वारा कैसे निकाला जाता है, और दूसरा हम देखेंगे कि उसको मैथमेटिकल ट्रीटमेंट यानी कि उसको फॉर्मूले के द्वारा कैसे निकाला जाता है। तो फर्स्ट हम इसको करेंगे ग्राफिकल मेथड के द्वारा, ठीक है। ग्राफिकल मेथड के द्वारा हम इसको करेंगे, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड के द्वारा इसमें हम ग्राफ के द्वारा ग्राफिकल मेथड का मतलब हम जो है किस किस के बीच में ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे हम जो है वाई एक्सिस पे जो है फोर्स का, वाई एक्सिस पे जो हम फोर्स को लेंगे और एक्स एक्सिस पे जो है हम डिस्टेंस को लेंगे, ठीक है। तो इनके बीच में जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, उस ग्राफ के द्वारा कैसे हम जो है वर्क डन निकाल सकते हैं वेरिएबल फोर्स के द्वारा, वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, यहाँ पे हमें कौन सा फोर्स गिवन है, वेरिएबल फोर्स गिवन है। वेरिएबल फोर्स कौन सा फोर्स होता है आपका, ऐसा फोर्स जिसकी वैल्यू आपकी चेंज होती रहती है, कांस्टेंट नहीं रहती, उसको हम वेरिएबल फोर्स कहते हैं। जिसकी वैल्यू कम ज़्यादा होती रहती है, कांस्टेंट नहीं रहती है। तो एक कांस्टेंट फोर्स इज़ रियर। तो जो कांस्टेंट फोर्स होता है डेली लाइफ में वो बहुत ही रेयर होता है, मतलब बहुत ही कम मिलता है। हमें कांस्टेंट फोर्स देखने के लिए बहुत ही कम मिलता है। ऐसा नहीं है कि फोर्स की वैल्यू आपकी 5 न्यूटन पे फिक्स हो जाती है। तो फोर्स जो होता है वो बहुत ही फिक्स फोर्स जो होते हैं, जो आपके कांस्टेंट फोर्स होते हैं, बहुत ही मुश्किल से हमें मिलते हैं, वो रेयर होते हैं, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली जो आपके वेरिएबल फोर्स होते हैं दे आर एनकाउंटर्ड मोस्ट कॉमनली। तो डेली लाइफ में जो हमें फोर्स मिलते हैं वो कौन से फोर्स होते हैं, वो आपके वेरिएबल फोर्स होते हैं। वेरिएबल फोर्स का मतलब ऐसी फोर्स जो कि आपके चेंज होते रहते हैं, कांस्टेंट नहीं रहते। यानी कि कभी उसकी वैल्यू 6 न्यूटन हो गई, कभी उसकी वैल्यू 7 न्यूटन हो गई, कभी उसकी वैल्यू 5 न्यूटन होगी। यानी कि फोर्स कभी आपका इंक्रीज़ हो रहा है, कभी आपका डिक्रीज़ हो रहा है। तो फोर्स जो है वो आपका वेरिएबल फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स नहीं है। और डेली लाइफ में जो कांस्टेंट फोर्स है वो एनकाउंटर नहीं होता, वो बहुत मुश्किल से मिलता है। और डेली लाइफ में हमें जो मिलता है वो आपका वेरिएबल फोर्स ही होता है। नाउ वी लर्न हाउ टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो आज के वीडियो में हम कैलकुलेट करेंगे कि कैसे वेरिएबल फोर्स के द्वारा हम वर्क डन को निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी लेट अस कंसीडर ए फोर्स एक्टिंग अलोंग द फिक्स्ड डायरेक्शन से एक्स एक्सिस बट हैविंग ए वेरिएबल मैग्नीट्यूड। वी हैव टू, यहाँ पे फिर आपको क्या दिया गया है, वी हैव टू कैलकुलेट द, हमें वर्क डन निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम ए टू बी अंडर द एक्शन ऑफ दिस वेरिएबल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है कि कोई भी जो बॉडी है वो आपकी, उसको हमें मूव कराना है। उसको हमें कहाँ से कहाँ तक मूव कराना है, उसको हमें ए से बी तक मूव कराना है। बॉडी को हमें ए से बी तक मूव कराना है। और हम कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, हम वेरिएबल फोर्स लगा रहे हैं। और वेरिएबल फोर्स लगाने के बाद बॉडी जो है वो आपकी ए से बी तक मूव करेगी। और ए से बी तक मूव करने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें उसके वर्क डन को कैलकुलेट करना है। फिर इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, वी एज्यूम दैट एंटायर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इनफाइनाइट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसमें फिर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये आपका ग्राफ है, ठीक है। तो इस वाले ग्राफ में फिर हम क्या करते हैं, ठीक है। तो इस वाले ग्राफ में ये जो है ये आपको ग्राफ दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये आपको ग्राफ गिवन है। यहाँ पे जो है आपका वाई एक्सिस पे जो है ये आपका वेरिएबल फोर्स है और एक्स एक्सिस पे जो है ये आपका डिस्टेंस है, ठीक है। और इनके बीच में जो आपका ग्राफ बनता है वो आपका यहाँ से यहाँ तक बनता है। यानी कि इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे जो बॉडी है, यहाँ पे जो आपका डिस्टेंस है वो ए है और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो आपका बी है। तो यहाँ पे आप बॉडी को कहाँ से कहाँ तक मूव कराना चाहते हो, आप बॉडी को ए से बी तक मूव कराना चाहते हो, बॉडी को ए से बी तक मूव कराना चाहते हो। और जब बॉडी
ए पे है, पॉइंट ए पे है, तो पॉइंट ए पे जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है आपका एक्स ए उसका डिस्प्लेसमेंट है, और पॉइंट बी पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो है आपका एक्स बी। तो हम इस वेरिएबल फोर्स के द्वारा ऑब्जेक्ट को ए से बी तक मूव कराना चाहते हैं। फिर इसको हम क्या करते हैं, ये जो पूरा हमारा डिस्प्लेसमेंट है, हम इस डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे एलिमेंट्स में क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फिर हम इसको क्या करेंगे, ये जो हमारा ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है, इसको हम छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम जो है छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। हमें बॉडी को कहाँ से कहाँ तक मूव कराना है, हमें बॉडी को ए से बी तक मूव कराना है। और जब बॉडी ए पे है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है ओरिजिन से वो एक्स ए है, और जब बॉडी बी पे है तो उसका ओरिजिन से जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स बी है। तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल फोर्स के द्वारा इसको कैलकुलेट करने के लिए हम जो ये आपका वो है, इसको जो हमारा ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ हमारा किस किस के बीच में है, हमारा वेरिएबल फोर्स के बीच में और वेरिएबल फोर्स के बीच में और डिस्टेंस एक्सिस के बीच में हमारा ये ग्राफ है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, यानी कि ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है इसको हम छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे। इस तरीके से जो हमारा छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट है इसमें हम इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, और सभी की जो वैल्यू है, सभी की जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो कितनी है, इसको नीचे लिख लेंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा नीचे है। तो सभी के जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आएगी, वो dx आएगी, यानी कि ये जो है ये भी आपका dx है, ये भी आपका dx है, ये भी आपका dx है। तो सभी के बीच का जो गैप है वो आपका क्या है, dx है। तो ये आपके ग्राफ में बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि ये जो आपका ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे जो है आपका इस एक्सिस पे ये आपका फोर्स है। ठीक है, और इस एक्सिस पे जो है ये आपका डिस्टेंस है। तो फोर्स आपका वेरिएबल फोर्स है। तो आप बॉडी को मूव कराना चाहते हो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, आप जो बॉडी को मूव कराना चाहते हो, और ये आपका कर्व है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम इसको ऐसे बना दें, और यहाँ पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो जब बॉडी ए पे है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है ओरिजिन से वो है एक्स ए, और जब बॉडी बी पे है तो उसका ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट है आपका एक्स बी। ठीक है, फिर आपने क्या किया, ये जो आपका डिस्टेंस है, ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, उसको आपने छोटे छोटे पार्ट्स में, बहुत ही स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, यानी कि पूरा जो ग्राफ है उसको आपने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। और सभी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है आपका, सभी के बीच का जो गैप है, यानी कि ये जो दो गैप्स हैं इनके बीच का जो गैप है वो कितना है, dx, और इसके बीच का भी जो गैप होगा वो dx होगा, इसके बीच का जो गैप होगा वो भी आपका dx होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चूज़ कर लिया कि जो हमारा ये कर्व बना है, ठीक है, ये जो हमारा ग्राफ बना है किस किस के बीच में, वेरिएबल फोर्स के द्वारा और डिस्टेंस एक्सिस के द्वारा, ये जो हमारा कर्व बना है इसको हमने इनफाइनाइट पार्ट्स में डिवाइड कर लिया डिस्टेंस को, और हर डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो आपकी dx है। और उसके जब हमारा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू dx है तो फोर्स की वैल्यू हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी उस टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं अब हमें क्या निकालना है। तो यहाँ पे यही हमने बताया है कि अगर हमें वर्क डन को कैलकुलेट करना है तो जो हमारा एंटायर डिस्प्लेसमेंट है ए से बी तक का, उसको हम छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, इनफाइनाइट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में हम उसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, और इनकी जो वैल्यू है पी क्यू, ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया कि यहाँ पे जो आपका पी क्यू है उसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हमने सपोज कर लिया कि जो आपके पी क्यू की वैल्यू है वो किसके बराबर है, dx के बराबर, यानी कि ये पी क्यू जो है ये आपका dx के बराबर है, ये बहुत ही स्मॉल है। ठीक है, नाउ वी कंसीडर दैट अलोंग ऑल द डिस्प्लेसमेंट, तो हमने ये सपोज कर लिया कि इनका जो डिस्प्लेसमेंट है, सभी जो छोटे छोटे हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिए हैं उन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हमने सपोज किया है कि जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो आपकी dx है। एंड वी कंसीडर दैट अलोंग दिस डिस्प्लेसमेंट फोर्स इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो जैसे ही हमने ये कोई छोटा सा लिया है, यहाँ पे ये छोटा सा स्मॉल एलिमेंट लिया है, तो इस स्मॉल एलिमेंट में जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका dx है, और यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू होगी वो आपकी कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड होगी, क्योंकि थोड़ा सा फोर्स का पार्ट है यहाँ पे हमारा, तो इतने से ये वाली जो वैल्यू है फोर्स की, ये क्या रहेगी, ये आपकी कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड रहेगी।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो स्ट्रिप है इस तरीके से हमारी बहुत सारी स्ट्रिप हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी बहुत सारी स्ट्रिप हो गई ऐसे करके। तो हर स्ट्रिप का जो डिस्प्लेसमेंट है वो dx है और हर स्ट्रिप का जो फोर्स है वो कितना है, वो फोर्स आपका f है। ऐसे हम अगली डिस्प्लेसमेंट का जो है उसको भी dx मान सकते हैं और उसका फोर्स भी आपका f होगा। ऐसे ही जो इससे नेक्स्ट वाली स्ट्रिप होगी उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो भी dx होगा और उसका फोर्स भी क्या होगा, उसका फोर्स भी आपका f होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो हमारा कर्व है उसको हमने अलग अलग स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लिया। अब हमें वर्क डन निकालना है। ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें निकालना है। अगर हम P से Q तक बॉडी को मूव कराना चाहते हैं तो P से Q हम देख लेते हैं, हम यहाँ से यहाँ तक जो है बॉडी को मूव कराना चाहते हैं। P से Q तक हम बॉडी को मूव कराना चाहते हैं। तो P से Q तक जब हम बॉडी को मूव कराएंगे तो जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है, F डॉट ds के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे ये हमारी स्ट्रिप थी ऐसे, ठीक है, ये हमारी स्ट्रिप थी, इसको हमने लिख लिया P Q R S, इसको हमने क्या लिख लिया, P Q R S लिख लिया। ठीक है, अब हमें ये हमारे पास है P Q की जो है इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है dx है और P S यानी कि ये क्या है, हमारा फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है। थोड़े से डिस्प्लेसमेंट में हम फोर्स की वैल्यू को कांस्टेंट मान सकते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट में जो हमारा फोर्स होगा उसको हम कांस्टेंट मान सकते हैं थोड़े से टाइम के लिए। ठीक है, तो फिर हम वर्क डन निकालें, तो अगर वर्क डन निकालें तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हम कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, P से Q तक हम मूव कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम मूव कर रहे हैं, P से Q तक हम मूव कर रहे हैं। तो छोटा सा हमारा एरिया आएगा, तो ये जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो छोटा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें करना पड़ेगा। तो जो DW होगा वो किसके बराबर होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है हमारे पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है, dx। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा किसके बराबर है, dx के बराबर। तो जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो वर्क डन का फॉर्मूला हमने लिख लिया कि जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो फोर्स इंटू dx के बराबर होता है। अब फोर्स क्या है हमारे पास यहाँ पे, फोर्स इज़ द PS। तो फोर्स किसके बराबर है उसको हमने लिख लिया कि फोर्स किसके बराबर है, वो PS के बराबर है, और dx किसके बराबर है, वो PQ के बराबर है। ठीक है, तो पहले हमने वर्क डन का फॉर्मूला लिख लिया, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स है हमारे पास PS और डिस्टेंस है हमारे पास dx। फिर हमने देखा इसकी वैल्यू जो फोर्स है इसको हमने SP लिख लिया और जो dx है उसको हमने PQ लिख लिया। अब PS इंटू PQ क्या है, PS इंटू PQ ये जो हमने स्ट्रिप ली है इसका एरिया है। ठीक है, ये जो एक रेक्टेंगल है आपका, इस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा। तो ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेड्थ हो गई। तो इसका मतलब ये चीज़ हमने क्या निकाल दी, ये किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द स्ट्रिप। दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्ट्रिप। ठीक है, कौन सी स्ट्रिप है ये आपकी, PQRS। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि ये जो छोटी सी स्ट्रिप हमने निकाली है जो आपकी PQRS है। ठीक है, तो अगर हमें P से Q तक मूव करना है तो P से Q तक मूव करने के लिए जो छोटा सा वर्क डन होगा वो किसके बराबर आया हमारा, वो PQ इंटू RS के बराबर आया, और इसका मतलब ये इसके एरिया के बराबर आया, एरिया ऑफ द स्ट्रिप। एरिया ऑफ द स्ट्रिप कौन सी स्ट्रिप है हमारी, PQRS। तो ऐसे ही हमने एक स्ट्रिप में P से Q तक मूव करने के लिए हमने वर्क डन निकाल लिया। ऐसे ही हमें बहुत सारी जितनी भी स्ट्रिप हमने बनाई है जो हमारी इनफाइनाइट स्ट्रिप है उन स्ट्रिप को फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, कि अगर हम सभी स्ट्रिप्स के, अभी तो हमने सिर्फ एक स्ट्रिप का निकाला है। ठीक है, तो हमने निकाला कि P से Q तक मूव करने के लिए, तो अभी हमने निकाला कि जो P से Q तक मूव करने के लिए, P से Q तक मूव करने के लिए हमने देखा कि P से Q तक अगर हम मूव कर रहे हैं तो मूव करने के लिए इसका P से Q तक हम मूव कर रहे हैं, तो P से Q तक मूव करने के लिए जो वर्क डन होगा वो इस स्ट्रिप के एरिया के बराबर होगा। ऐसे ही फिर हम इससे नेक्स्ट स्ट्रिप अगर Q से R तक जाएं या फिर R से S तक जाएं या S से अगले पॉइंट तक जाएं, तो इसी तरह हमें क्या करना पड़ेगा, सभी स्ट्रिप्स का वर्क डन निकालना पड़ेगा और सभी स्ट्रिप के वर्क डन को हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर हम इसमें किसका यूज़ करेंगे, हम इसमें इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। इनको ऐड करने के लिए हम इसमें इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसमें ये दिया गया है कि इफ़ द डिस्प्लेसमेंट
इफ़ द डिस्प्लेसमेंट अप्रोचेस टू ज़ीरो देन द सम विल, जो आपका सम है वो किस में चेंज हो जाएगा, वो आपका इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो आपका वर्क डन होगा, ठीक है, जो आपका वर्क डन होगा उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया गया है कि आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाला है, यानी कि आपने DW निकाला है, और हमें कहाँ से कहाँ तक मूव करना है, हमें A से B तक मूव करना है, A से B तक। तो A से B तक मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारी स्ट्रिप्स का सम करना पड़ेगा, यानी कि जितने भी DW आए हैं उन सबको हमें सम करना पड़ेगा A से B तक मूव करने के लिए। तो A से B तक मूव करने के लिए हमारे पास जितने भी वर्क डन है उन सभी वर्क डन का हमें सम करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो W होगा वो किसके बराबर आएगा, समेशन ऑफ DW के बराबर। फिर हम इसमें क्या लेते हैं कि अगर आपके जो DX है उसको अगर हम अप्रोचेस टू ज़ीरो ले लें, कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है बहुत ही स्मॉल है, तो ये जो आपका इंटीग्रेशन, ये जो आपका समेशन है ये किस में चेंज हो जाएगा, ये आपका इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिखेंगे कि जो आपका वर्क डन होगा, ठीक है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू ज़ीरो और समेशन ऑफ f/dx। ठीक है, तो फिर ये वाला जो आपका समेशन है ये किस में चेंज हो जाएगा, दिस विल चेंज इनटू द इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं, यानी कि जो आपका W आएगा, ठीक है, उसको हम इंटीग्रेशन में चेंज कर देंगे और वो किसके बराबर होगा, f/dx के। और x की जो लोअर लिमिट है वो कितनी है आपकी XA, और x की जो अपर लिमिट है वो है आपकी XB। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि सबसे पहले हमने देखा कि जो आपका वेरिएबल फोर्स है, तो जो भी हम जो बॉडी को जो है A से B तक मूव कराना चाहते हैं, तो हमने जो है इसके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने स्मॉल एलिमेंट में जो है उसको डिवाइड कर लिया, और सभी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है। फिर हमने P से Q तक मूव कराने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो हमने निकाल लिया, कि वो उसके एरिया ऑफ द स्ट्रिप के बराबर होगा, PQRS के बराबर होगा। फिर हमें क्योंकि हमें A से B तक मूव करना है, तो जितनी भी स्ट्रिप हैं हमें उन सब के वर्क डन को ऐड करना पड़ेगा। तो जो टोटल वर्क डन होगा उन सभी को, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हमने किया है उनके वर्क डन को सम करके वो आएगा। तो वर्क डन की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे F/x, तो वर्क डन की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे F/ds। अब हम स्पेशल केस ले रहे हैं कि जब आपका जो dx है वो अप्रोचेस टू ज़ीरो होता है, तो जो आपका समेशन है वो किस में चेंज हो जाता है, वो आपका इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है, क्योंकि इंटीग्रेशन को आप इजीली निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जो आपका इस तरीके से ये जो आपका वर्क डन था, तो ये वर्क डन जो है ये इंटीग्रेशन, ये जो समेशन का साइन है ये किस में चेंज हो जाएगा, ये आपका इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा, और आप इसकी वैल्यू को निकाल सकते हो। तो लोअर लिमिट आएगी आपकी XA और अपर लिमिट आएगी आपकी XB। ठीक है, तो जहाँ पे XA की जो वैल्यू है वो OA के बराबर होगी, और XB की जो वैल्यू है वो आपकी OB के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि जो आपका XA है वो OA के बराबर है, और जो XB है वो आपका OB के बराबर है। तो यहाँ से हम इनकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने देख लिया कि यहाँ से ये जो F/dx होगा ये हमने निकाला है, ये किसके बराबर था, ये एरिया ऑफ द स्ट्रिप PQRS के बराबर था। तो एरिया ऑफ द स्ट्रिप का मतलब है इट इज़ द टोटल एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने निकाला था कि जो हमारा इंटीग्रेशन हो गया यहाँ पे F/dx इंटीग्रेशन XA से, जहाँ पे XA जो है वो OA के बराबर है और XB जो OB के बराबर है। फिर हमने देखा था कि ये जो F/dx है ये किसके बराबर है, एरिया ऑफ द स्ट्रिप PQRS। तो ये जो F/dx था ये किसके बराबर है, एरिया ऑफ द स्ट्रिप PQRS। और जब हम एरिया ऑफ द स्ट्रिप PQRS का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये इंटीग्रेशन किसके बराबर आएगा, ये इंटीग्रेशन आपका आएगा टोटल एरिया अंडर द कर्व बिटवीन F एंड X एक्सिस फ्रॉम X इज इक्वल टू A टू X इज इक्वल टू B। तो यानी कि ये आपका एरिया अंडर द कर्व आएगा ABCDA। तो ये जो आपकी कर्व बनी है, ठीक है, तो ये वाली जो आपकी कर्व है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले क्या किया, हमने एक
पी से क्यू तक मूव करने के लिए हमने देखा कि जो वर्क डन आएगा वो इसके एरिया ऑफ द स्ट्रिप के बराबर आएगा। फिर हमने देखा कि सभी को जो है सभी के वर्क डन को हमें ऐड करना पड़ेगा, तो सभी के वर्क डन को ऐड करने के लिए हमने उसको समेशन कर लिया। लेकिन जब हमने डी एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो लिया तो ये जो समेशन है ये आपका इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है, और जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इस एरिया ऑफ द स्ट्रिप का इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये किसके बराबर आएगा, ये इस पूरे के एरिया के बराबर आएगा। इस कर्व के अंदर का जो ये पूरा एरिया है ये इसके बराबर आएगा। तो ये जो आपकी कर्व है, ठीक है, तो इस कर्व को, ये कर्व किस किस के बीच में है, ये कर्व आपकी फोर्स के बीच में और डिस्टेंस एक्सिस के बीच में है। फोर्स एंड डिस्टेंस एक्सिस, इट इज़ द कर्व बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस एक्सिस, ठीक है। तो यानी कि अगर हमें वर्क डन निकालना है वेरिएबल फोर्स के द्वारा तो हम कैसे निकाल सकते हैं, इट इज़ द एरिया अंडर द फोर्स एंड डिस्टेंस एक्सिस, इट इज़ द एरिया अंडर द फोर्स एंड डिस्टेंस एक्सिस। तो यहाँ पे कौन सा है आपका जो आपका कर्व है, ए डी सी बी और ए, तो ये आपका कर्व है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कर्व कौन सा है, ए डी सी बी और ए, ये आपका कर्व है। तो इस कर्व के एरिया से फिर आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, इस कर्व का अगर आप एरिया फाइंड आउट करोगे तो वो एरिया किसके बराबर होगा, वो एरिया आपके वर्क डन के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। तो यहाँ पे ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया कि जो आपका वर्क डन है वेरिएबल फोर्स के द्वारा जो आपका वर्क डन आएगा, वेरिएबल फोर्स के द्वारा जो आपका वर्क डन आएगा, दैट इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू द एरिया अंडर द फोर्स कर्व एंड द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, ठीक है। फोर्स कर्व के बीच में ये आपकी फोर्स कर है, ये आपका फोर्स है और ये आपका डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है। तो इनके बीच में जो आपका कर्व बनेगा उसका एरिया अंडर द जो कर्व होगा, एरिया अंडर द कर्व होगा, वो एरिया जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज़ इक्वल टू वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो ये उसके वेरिएबल फोर्स के बराबर होगा। वेरिएबल फोर्स ने कितना वर्क डन किया है ए से बी तक मूव करने के लिए, वो इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमने ग्राफिकल मेथड के द्वारा आज हमने किया है, ये ग्राफिकल मेथड के द्वारा कि जो आपका वेरिएबल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है, वो वेरिएबल फोर्स के द्वारा जो आपका वर्क डन होता है वो हमने निकाला। फिर हमने देखा कि जो वेरिएबल फोर्स है, जो कांस्टेंट फोर्स है, बहुत ही रेयर होते हैं, ठीक है, और जो हम डेली लाइफ में मोस्टली हमें एनकाउंटर करते हैं वो आपके वेरिएबल फोर्स होते हैं। तो हमें अगर वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो फिर हमने इसमें देखा कि हम जो है ए से बी तक मूव करना चाहते हैं और ये वेरिएबल फोर्स का जो कर्व है इस तरीके से, फिर हमने उसको स्मॉल एरिया एलिमेंट में, डिस्प्लेसमेंट को हमने स्मॉल पार्ट्स में तोड़ लिया और सभी के जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो हमने डी एक्स लिख ली। और फिर हमने देखा कि पी से क्यू तक मूव करने का जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ द स्ट्रिप पी क्यू आर एस के। फिर पूरा हमें ए से बी तक का वर्क डन निकालना है, तो पूरा जो वर्क डन होगा वो डी डब्ल्यू के समेशन के बराबर होगा। डी डब्ल्यू की वैल्यू हमने पुट कर दी एफ इंटू डी एस। लेकिन जब हम डी एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो लिखेंगे तो उस केस में जो हमारा ये समेशन का साइन है, ये समेशन का साइन जो ये है किस में चेंज हो जाएगा, ये आपका इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो साइन है ये किससे चेंज हो जाएगा, ये आपके इंटीग्रेशन से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये साइन जो है ये आपके इंटीग्रेशन से चेंज हो जाएगा, एफ डी एक्स। तो एक्स ए जो है ये ओ ए के बराबर है और एक्स बी जो है ये आपका ओ बी के बराबर है। तो ये वैल्यू आपने पुट कर दी। तो यहाँ पे ये एरिया ऑफ द स्ट्रिप पी क्यू आर एस आएगा। इसका मतलब सभी स्ट्रिप का समेशन करके, सभी स्ट्रिप का अगर हम ऐड कर दें, सभी स्ट्रिप के एरिया को अगर हम ऐड कर दें, तो सभी स्ट्रिप के अगर हम एरिया को ऐड कर दें तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज़ इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व। तो इट इज़ द टोटल एरिया अंडर द फोर्स एंड एक्स एक्सिस वेयर एक्स इज इक्वल टू एक्स ए टू एक्स इज इक्वल टू एक्स बी। तो ये आपका पूरा एरिया आएगा। तो यहाँ से हमने निकाला कि जो वेरिएबल फोर्स के लिए आपका जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है, एरिया अंडर द फोर्स का एंड द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, ठीक है। तो ये आपका फोर्स हो गया, ये आपका डिस्प्लेसमेंट एक्सिस हो गया। तो इनके बीच में जो आपका एरिया बनेगा, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आपका कर्व था, ठीक है, तो इस कर्व के अंदर का जो एरिया होगा, अंडर द कर्व जो आपका एरिया होगा, वो हमें वेरिएबल फोर्स के द्वारा किए गए वर्क डन के बारे में बताएगा। तो ये आपका ग्राफिकल मेथड के द्वारा हमने प्रूफ किया, ठीक है। कि इसके बाद फिर हम इसमें मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपको क्या गिवन है,
मैथमेटिकली यहाँ पे आपको गिवन है कि आप जो है पॉइंट ए से जो है पॉइंट बी पे मूव करना चाहते हो। आपको क्या करना है, आपको वर्क डन निकालना है इन मूविंग ए बॉडी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। आप बॉडी को कहाँ से कहाँ तक मूव कराना चाहते हो, आप बॉडी को कहाँ से कहाँ मूव कराना चाहते हो कि स्टार्टिंग में जो बॉडी है आपकी वो पॉइंट ए पे है, ठीक है, और पॉइंट ए पे जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो है आपका एक्स ए। फिर आप ए से कहाँ जाना चाहते हो, आप ए से बी तक बॉडी को मूव कराना चाहते हो, और जब बॉडी आपकी बी पे है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो एस बी है अंडर द एक्शन ऑफ वेरिएबल फोर्स, ठीक है। इसके बाद फिर आप यहाँ पे सपोज़ द बॉडी इज़ एट पी, तो सपोज़ किया हमने कि जो बॉडी है हमारी वो पी पे है और आपने उस पर क्या है वेरिएबल फोर्स लगाया है, ठीक है, और अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स द बॉडी अंडरगो ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पी क्यू इज इक्वल टू डी एक्स। तो ड्यूरिंग सच फोर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट, तो डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू एफ डॉट डी एस। और फिर अगर हम डी एस को अप्रोचेस टू ज़ीरो ले लें तो ये जो समेशन है ये आपका इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम क्या निकाल रहे हैं, अब हम इसमें फॉर्मूला निकाल रहे हैं कि वेरिएबल फोर्स के द्वारा अगर हमें वर्क डन निकालना है, तो अभी हमने ग्राफिकल मेथड से देखा, अब हम इसको फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला आएगा वर्क डन निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे है हमें एक सिचुएशन दी गई है कि जो है हम बॉडी को ए से बी तक मूव कराना चाहते हैं, और जब बॉडी ए पे है तो उसका रेफरेंस पॉइंट से या ओरिजिन से जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो एस ए है, और पॉइंट बी पे जब बॉडी है आपकी तो उसका रेफरेंस पॉइंट से जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका बी है। फिर उसने कोई भी कंडीशन ले ली कि सपोज़ कि जब हमारी बॉडी जो है पॉइंट पी पे पहुंच जाती है तो हम उस पर एक वेरिएबल फोर्स लगाते हैं, एफ फोर्स लगाते हैं, और ये एफ फोर्स लगाने से फिर बॉडी कितना डिस्टेंस मूव करती है, एक छोटा सा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मूव करती है, डी एस का ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मूव करती है, ठीक है। तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट तक मूव कराने के लिए हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर आएगी, आपकी एफ डॉट डी एस वैक्टर, ठीक है। फिर हमें जो है इंटीग्रेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम डी एस को अप्रोचेस टू ज़ीरो ले लें, ठीक है, तो जो टोटल वर्क डन है वो डी डब्ल्यू के इंटीग्रेशन के बराबर होगा, ठीक है। तो जो आपका टोटल वर्क डन है वो डी डब्ल्यू के इंटीग्रेशन से आएगा, यानी कि जो आपका टोटल वर्क डन है वो डी डब्ल्यू के इंटीग्रेशन से आएगा। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो डी डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, आपकी एफ डॉट डी एस के बराबर है। और यहाँ पे जो इस नीचे वाली लिमिट है वो आपकी क्या आएगी, एस ए, और ऊपर वाली जो लिमिट आएगी वो आएगी आपकी एस बी। तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है यहाँ पे कि जो वर्क डन का जो फॉर्मूला होगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर, और यहाँ पे एक्स की लोअर लिमिट जो आएगी, जब पॉइंट ए पे था तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, एक्स ए, और जब वो पॉइंट बी पे है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स बी। यहाँ पे इसने एस ए लिखा है तो आप इसको एस ए भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो उसने डिस्प्लेसमेंट दिया है वो उसने एस ए और एस बी का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे उसने लिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एस ए और यहाँ पे आ जाएगा आपका एस बी। तो इस फिर हमें क्या लिखना है, एफ डॉट डी एस, तो इसकी वैल्यू को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो एफ वेक्टर होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। तो जो आपका एफ वेक्टर है उसके तीनों कंपोनेंट को अगर हम लिखें, जो एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा इंटू आई कैप, प्लस वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट इंटू जे कैप, प्लस जेड डायरेक्शन का कंपोनेंट इंटू के कैप। तो इस तरीके से हम एफ वेक्टर की वैल्यू को लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखना है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन द एक्स डायरेक्शन डी एक्स इंटू आई कैप प्लस डी वाई इंटू जे कैप प्लस डी जेड इंटू के कैप। फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे हम एफ डॉट डी एस, तो एफ़ की वैल्यू हमने पुट कर ली यहाँ से और डी की वैल्यू हमने पुट कर ली। तो इसको इनको सॉल्व करके जो आपका आएगा वो आएगा, इनको सॉल्व करके जो आएगा आपका एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। तो फिर हम इनको फिर इनकी हमें इंटीग्रेशन निकालना है टोटल वर्क डन निकालने के लिए। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो हमें इसका भी इंटीग्रेशन लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से फिर हम ये वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपका मैथमेटिकल था कि इसमें
फॉर्मूले के द्वारा आप इसको कैसे निकाल सकते हो, तो इसमें आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, इसमें आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे कि जो आपका W होता है, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आप लगाओगे, W इज इक्वल टू F डॉट डी एस वैक्टर और ये इसका इंटीग्रेशन, तो ये वाला वेक्टर आप यहाँ पे लगाओगे। अब इसमें यहाँ पे न्यूमेरिकल गिवन है, ठीक है, तो इसमें ये न्यूमेरिकल गिवन है, ए फोर्स, इस न्यूमेरिकल से आप क्या निकाल सकते हो, न्यूमेरिकल से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इसको कैसे सोल्व करना है। ए फोर्स कितना दिया गया है, ए फोर्स ऑफ 10 प्लस 0.5 एक्ट्स अलोंग इन एक्स डायरेक्शन, तो यहाँ पे एक फोर्स गिवन है आपको, ये फोर्स की जो वैल्यू है वो ये है, ठीक है, और फोर्स आपका एक्स डायरेक्शन के अलोंग जो है एक्ट कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जो फोर्स है वो हमारा कांस्टेंट नहीं है, बल्कि फोर्स हमारा जो है वो वेरिएबल है। और हमें क्या निकालने हैं, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स, कि इस फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन होगा अगर हम बॉडी को कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू 0 से एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर तक अगर हम लेके जा रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे हम देखें, हमें फोर्स की वैल्यू क्या गिवन है, 10 प्लस 0.5 एक्स, तो हमें जो एफ़ की वैल्यू गिवन है वो हमारे पास गिवन है, एफ़ इज इक्वल टू 10.0.5 एक्स, ठीक है, और जो हमारी एक्स की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है, एक्स इज इक्वल टू 0 से एक्स इज इक्वल टू 2 तक है हमारी एक्स की वैल्यू। तो अब हमें वर्क डन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफ डॉट डी एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, इसमें एफ़ की वैल्यू पुट कर दें, तो एफ़ की वैल्यू है हमारे पास 10 प्लस 0.5 एक्स इंटू डी एक्स, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, लोअर लिमिट आएगी आपकी x की 0 और अपर लिमिट आएगी आपकी x की 2, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पता चल गया कि वर्क डन निकालने के लिए हमें f डॉट डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो f की वैल्यू हमने पुट कर दी, f की वैल्यू है आपकी 10 प्लस 0.5 एक्स और डी एक्स, और x की लोअर लिमिट जो है वो 0 है और अपर लिमिट जो है वो 2 है। तो अब हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लें, ठीक है, तो पहला है आपका 10 और dx, और x की लिमिट है आपकी 0 से 2, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, इसको हमने अलग अलग लिख लिया, और दूसरा जो है आपका 0.5 एक्स इंटू डी एक्स, और ये है आपका 0 से 2, तो हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब 10 जो है वो आपको, हम इसको बाहर ले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, और यहाँ पे अगर हम इसको सोल्व करें तो dx का इंटीग्रेशन है, इसको सोल्व करके कितना आएगा, और यहाँ पे लिमिट जो है वो 0 से 2 है, तो dx का जो इंटीग्रेशन है उसको सोल्व करके कितना आएगा, उसको सोल्व करके आएगा आपका x आएगा, लेकिन हमें उसमें लिमिट भी पुट करनी है, 0 से 2 की लिमिट हमें इसमें पुट करनी है, तो ये हो जाएगा आपका 10। तो पहले हम x में ऊपर वाली लिमिट पुट करते हैं, पहले हम x में ऊपर वाली लिमिट पुट करेंगे, यानी कि x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, फिर माइनस करेंगे और फिर नीचे वाली लिमिट को पुट करेंगे, तो नीचे वाली जो लिमिट है वो 0 है, तो ये आ गया आपका, ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 20। तो अभी हमने कौन सा पार्ट सोल्व किया है, अभी हमने सिर्फ ये फर्स्ट वाला पार्ट ही सोल्व किया है, ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट ही हमने सोल्व किया है। तो 10 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, तो डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो x होता है, ठीक है, और इसमें पहले हम ऊपर वाली लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस और फिर नीचे वाली लिमिट। अब हम किसका निकालेंगे, अब हम इसका निकालेंगे, ठीक है, तो अब हम किसका निकालेंगे, अब हम निकालेंगे 0.5 एक्स इंटू डी एक्स, और ये है आपका 0 से 2, तो ये किसके बराबर आएगा, 0.5 को हम बाहर ले लें, तो ये बचेगा हमारे पास x डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2। अब x का जो इंटीग्रेशन होता है वो किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन को सोल्व करके आएगा आपका 0.5, x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका एक्स स्क्वायर बाय 2, और इसमें हमें लिमिट भी पुट करनी है, तो नीचे वाली जो लिमिट है वो 0 है और ऊपर वाली जो लिमिट है वो 2 है। तो इसको सोल्व करेंगे हम, तो इसको सोल्व करके ये आ जाएगा 0.5 बाय 2 को तो हम बाहर लिख लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बचा
एक्स स्क्वायर और इसको हम लिख लेंगे 0 से 2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5/2। फिर x की जगह 2 पुट करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। x की जगह हमें यहाँ पे 2 पुट करना है तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस, और फिर x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हमने लिमिट पुट कर दी, पहले ऊपर वाली लिमिट पुट कर दी तो x के स्क्वायर में 2 का स्क्वायर हो गया, और 0 को पुट करी तो ये 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 0.5 इंटू 2 जो है वो 1 के बराबर आ गया, तो ये आ गया आपका 1.0। तो इस इंटीग्रेशन को सोल्व करके आया आपका 1.0, और इससे पहले वाला जो हमने किया था वो कितना आया था आपका 20 आया था। ठीक है, तो उसको सोल्व करके हमारे पास आया था 20, और दूसरे वाले पार्ट को सोल्व करके आया हमारे पास 1। तो टोटल वर्क डन हमारे पास कितना आएगा 21 जूल हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो ये क्वेश्चन हमें दिया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें दिया गया था कि जो हमारे पास फोर्स है, हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू है वो कितनी दी गई थी हमें 10 + 0.5x, और फिर हमें वर्क डन निकालना है तो हमें उसे dx के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर वर्क डन निकालने के लिए हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो 10 तो है ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को सोल्व करके आपका 20 आया था, और दूसरे वाले पार्ट को सोल्व करके आपका 1 आया था। तो आंसर इसमें हमारा आएगा 21 जूल। आंसर इसमें हमारा आएगा आपका 21 जूल, इसमें हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हमने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स किया है कि जो वेरिएबल फोर्स के द्वारा आपका वर्क डन होता है। ठीक है, ये हमने किया आज के वीडियो में, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, कि वेरिएबल फोर्स के द्वारा जो आपका वर्क डन होता है उसको ग्राफिकल मेथड के द्वारा कैसे निकालेंगे। तो ग्राफिकल मेथड में हमने देखा कि ग्राफिकल मेथड में कि जो आपका ये ग्राफ होता है किस किस के बीच में, वेरिएबल फोर्स के बीच में और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के बीच में, ये जो आपका ग्राफ बनता है, इस ग्राफ का जो एरिया होगा वो एरिया ही हमें क्या बताता है, उसके वेरिएबल फोर्स के वर्क डन के बारे में बताता है। तो ये हमने बताया कि जो वर्क डन है वेरिएबल फोर्स के दैट इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू द एरिया अंडर द फोर्स कर्व एंड डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। कर्व के बीच में और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के बीच में जितना एरिया होगा वो उसके वर्क डन के बराबर होता है। इसके बाद फिर हमने निकाला इसके फॉर्मूले के द्वारा हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, कि इसका फॉर्मूला जब हम निकालेंगे वर्क डन के लिए उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट ds के द्वारा या dx के द्वारा। ठीक है, और फिर हमने इसमें एक एग्जांपल देखा कि यहाँ पे एक एग्जांपल में न्यूमेरिकल में हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की है। तो डियर स्टूडेंट, ये सभी आप अपने NCERT की बुक में से भी पढ़ेंगे, अपने नोट्स भी बनाएंगे। थैंक यू।